नमस्कार, क्यूज केस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपने श्रद्धाएं में व्यस्त होंगे। आज जो RSCIT का एग्जाम हुआ था, विशेष मांग पर के सर उसके आंसर की रिलीज कर दी जाए, जिससे हम आंसर की मिला लें। तो हम चलिए उसकी आंसर की को लेकर के बात करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से हम आंसरों के बारे में जानते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। MS वर्ड सही से दिख रहा है, थोड़ा सा हो सकता है ना दिख रहा हो, पर एडजस्ट करना ना। क्वेश्चन नंबर 1, और मैं बात करूं ये कौन सी सीरीज है, तो आपकी ये है बी सीरीज। कौन सी सीरीज है? बी सीरीज। बी सीरीज है ना, हाँ बिल्कुल बी सीरीज है आपकी ये वाली, ठीक है। MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए कौन सा मेनू विकल्प प्रस्तुत किया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी इसके लिए जो किया जाता है वो क्या किया जाता है? इंसर्ट, ठीक। नेक्स्ट बात करूं आपसे, MS वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को पाने के लिए कौन सी कुंजी का संयोजन प्रयुक्त होता है? जब हम MS वर्ड में पिछली क्रिया के या पिछली कुंजी को संयोजन के लिए देखते हैं तो हम उसमें कौन सा आता है? Ctrl+Z, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, MS वर्ड 2010, चलिए ऐसे देख लीजिए। MS वर्ड 2010 में जब आपका दस्तावेज मुद्रित होने पर कैसा दिखेगा उसे देखने के लिए प्रयुक्त विशेषता है, तो क्या होती है? ये प्रिंट प्रीव्यू की, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल हम आंसर जानते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे ताकि ज़्यादा समय ना लगे। आगे बात करूं मैं, MS वर्ड 2010 में कौन सा रिबन टैब विकल्प आपके दस्तावेज में टेबल, चित्र, चार्ट जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बताइए कौन सा होता है? बिल्कुल, क्या पूछा है? MS वर्ड में कौन सा विकल्प रिबन टैब जोड़ने के लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए कौन सा होता है? तो ये कौन सा होता है आपका? इंसर्ट। आगे बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? MS वर्ड 2010 में दस्तावेज सहेजने के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? यानी 2007 में दिखा था तब इसका नाम डॉक्स था, सॉरी डॉग था, लेकिन डॉग से कर दिया गया अब, ठीक है ना। 5वें में डी। आगे बात करूं 6, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज की पंक्ति की शुरुआत में तेजी से जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का संयोजन होता है। तो आपको शुरू से जाने के लिए यहाँ पर होम का बटन देखने को मिलता है आपको ऐसा, तो होम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को मध्य में संरेखित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? बताइए, यानी कि आपको इधर नहीं बीच में लेके आनी है, तो आपके लिए कौन सी कुंजी होगी? वो Ctrl+E, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सेल 2010 में नंबर्स की एक रेंज में सबसे अधिक वैल्यू को खोजने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है? तो मैक्सिमम, तो उसके लिए कौन सा किया जाएगा? मैक्स। नेक्स्ट बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सेल 2010 में ब्लू कप फंक्शन क्या करता है? एक रेंज में विशिष्ट शर्त को पूरा करने वाले सेल्स की संख्या की गणना करता है? नहीं। तो ये क्या करता है? एक सारणी में पहले कॉलम में वैल्यू की खोज करता है और उसी पंक्ति में संबंधित वैल्यू को लौटाता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 10, एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता सुविधा का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए एक्सेल जो डेटा मान्यता था वो था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानों को पूरा करने वाले एक रेंज में कितने सेलों की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? अगर कम हो तो किसका किया जाता है, और अगर अधिक हो तो किसके लिए किसका किया जाता है? काउंटिफ का। एक्सेल 2010 में वर्कशीट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? आपने सोचा लैंडस्केप? नहीं, पोर्ट्रेट। क्या होती है? पोर्ट्रेट। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? बताइए, जब हम स्लाइड शो में प्रथम से शुरुआत करते हैं तो उसके लिए F5 फ्रेश का बताते हैं, रिफ्रेश वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, पावर पॉइंट 2010 में रिबन टैब का उपयोग स्लाइड की पृष्ठभूमि का स्वरूप बदलने के लिए किया जा सकता है? बताइए किसका किया जा सकता है? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14, बताओ। होम का, एनिमेशन का, डिजाइन का या फॉर्मेट का? बिल्कुल, जब भी हम स्वरूप बदलने की बात करते हैं स्लाइड का स्वरूप बदला जाएगा किसको लेकर के? डिजाइन को लेकर के, ठीक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्या
पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो टैब का क्या उद्देश्य है? प्रेजेंटेशन के हैंडआउट को प्रिंट करने के लिए। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्लाइड शो का। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा, क्या पूछा है आपको? पूछा है फिशिंग। तो फिशिंग क्या होती है? जब कोई धोखाधड़ी वाले या सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजना ही क्या कहलाता है? तो फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध गतिविधियों के नियंत्रण और विनियमन को नियमित करना है? अगर तुम्हें से थोड़ा सा भी देख लेते कॉपी को, तो जो कॉपीराइट अधिनियम था 1957 का, ये इसके लिए प्रावधान करता है। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टोर पॉइंट किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है? किसके लिए करता है? तो ये करता है कि आपको सिस्टम के पिछली स्थिति में वापस ले जाए, और समस्या और त्रुटियां हो तो क्या हो उनकी, अगर त्रुटियां होती हैं तो इसीलिए हम क्या करते हैं? सिस्टम को रीस्टोर करते हैं, और रीस्टोर पॉइंट इसी काम आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेल 2010। एक्सेल 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए कौन सा होता है? इसके लिए होता है Ctrl+H। ठीक है, कौन से में? क्वेश्चन नंबर 19 में Ctrl+H। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन नंबर 20 में कि एक्सेल की वर्क बुक में एक नई वर्क शीट डालने के लिए कौन सा कीबोर्ड प्रयुक्त होता है? देखिए अगर जब आपको नई डालनी होती है तो आपके लिए दबाना होता है शिफ्ट F11, इसके द्वारा आप नई डाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, लेकिन यहाँ पर हम सी के साथ जाएंगे, यानी डाउटफुल में रह सकता है। आगे 2010 एक्सेल 2010 में चयनित रेंज के लिए ऑटो सम करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त किया जाता है? बिल्कुल ऑटो सम, यानी बराबर। ठीक है, अल्ट प्लस बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा प्रिंटर या छवियों के कागज की सतह पर तेज गति से स्याही की छोटी बूंदें छिड़काव करते हुए चलता है? स्याही की छोटी छोटी बूंदें यानी इंक जेट प्रिंटर के अंदर। लेजर प्रिंटर सबसे फास्ट माना जाता है। आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह है, तो उसमें आपको प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा, समय भी देखने को मिलेगा, एनिमेशन भी देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए फटाफट, कौन सा नहीं है? ठीक है, ट्रैक पॉइंट होता है और ट्रैक बॉल भी होता है, जॉयस्टिक भी होता है जो गेम खेलने का काम आता है, लेकिन प्लॉटर है क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी इनमें से कौन सा है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? देखिए फैक्स मशीन की बात करते हैं, इसको भी आउटपुट इनपुट में करते हैं, मल्टी फंक्शन को भी करते हैं और मॉडेम को भी करते हैं। या तो ये पूछा था कि कौन सी डिवाइस को आउटपुट इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये सभी डिवाइस को प्रयुक्त किया जा सकता था। ठीक है ना, ये मैं इसको किस में रखूंगा? डाउटफुल में। आगे देखिए, बिल्कुल कौन सा रीड ओनली मेमोरी, यानी किसको पूछ रहा है? रोम को। दो ही तो मेमोरी होती है, एक तो रैम और दूसरी रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड की हम बात करते हैं तो तीन भाग हो जाते हैं, पीरोम, ईरोम और डबल ईरोम। ये किसके भाग हो जाते हैं? तो इसकी बात करते हैं तो एस रैम और डी रैम। तो यहाँ पर क्या होगा रोम में? तो रोम के कौन से प्रकार नहीं है? देखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पीरोम होता है, इरेजेबल रोम यानी ईरोम होता है, लेकिन फ्लैश मेमोरी का संबंध इसके साथ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, सर्च इंजन की भूमिका क्या है? देखिए सर्च इंजन आपका वेब क्रॉलिंग भी करता है, सूचीकरण भी करता है, सर्चिंग भी करता है, यानी कि ये सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है आपका ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉफी, तो ब्लाइंड कार्बन कॉफी, टू करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 30, रुपए है, रुपए अभी चर्चाओं के अंदर भी रहा था, जो आपका डेबिट कार्ड का बॉन्ड है। ठीक है ना, लास्ट है हमारे
उम्मीद करता हूँ सभी का अच्छा गया होगा। ये भी मेरे हिसाब से डाउटफुल में रहने वाला है। कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है? मोबीक्विक भी होता है, फ्री रिचार्ज भी होता है, लेकिन एयरटेल बैंक होता है, एयरटेल पेमेंट बैंक होता है, एयरटेल मनी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं डाउट में जाऊँगा और इसके साथ में जा रहा हूँ। अगर नहीं होता है तो इसके साथ में डी में, यानी कि ये आपको डाउटफुल में है, ठीक है ना। फिर भी जहाँ तक है इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। आगे, कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है और जोंगबोंग है, लेकिन भीम यूपीआई ये क्या है? ये शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, ठीक है ना जी। ये आपका जो पैसों का लेन देन है उसके कार्य हेतु काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और लिंक्डइन है, लेकिन गूगल सर्च इंजन ये क्या है? आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। 33, राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं? पारंपरिक, ये नहीं की जा सकती। देखिए क्वेश्चन आगे, ऑप्शन छोटा ही कर देता हूं मैं इसको, 33 वाले का देख रहे हैं हम, ठीक है ना। और आगे देखूं मैं तो राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं। सरकारी विभागों में शिकायतों, बिल्कुल शिकायत और पंजीकृत करना, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और हमारा है लास्ट सेकंड, कौन सा है? आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक्स डाटा जमा किया जाता है? देखिए आवाज़ नहीं पहचानी जाती है और डीएनए सैंपल नहीं किया जाता है। देखिए आपका रेटिना स्कैन भी किया जाता है। रेटिना आंखों को जब वो आपके पास में यहाँ पर लगाते हैं, आंखों का स्कैन किया जाता है और चेहरे की पहचान। मैं ऑप्शन डी के साथ में जाऊँगा। आगे सबसे अच्छा क्वेश्चन 35 और लास्ट, पैन कार्ड के लिए कहाँ आवेदन करना होता है? तो आपको NSDL की वेबसाइट पर आपको ये आवेदन करना होता है। ये तो थी हमारी किसको लेकर के? आंसर की को लेकर के। और ये आंसर की किसकी है? तो आज जो आपका RSCIT का एग्जाम हुआ था 8 अक्टूबर को, ये उसकी है। और सीरीज की बात करूं मैं तो सीरीज है आपकी बी, ठीक है ना। तो आप अपनी अपनी सीरीजों के हिसाब से मिला लेना, ठीक है ना। और एक और जरूरी सूचना आप सभी के लिए कि पशु चारक के बैच चल रहे हैं यहाँ पर, पशु परिचारक के बैच प्रारंभ हो रहे हैं। इसके लिए आपकी 11 अक्टूबर को आपकी काउंसलिंग रखी गई। आप सभी उस काउंसलिंग में पधारे हैं क्योंकि फ्री सेमिनार रखा गया है। और इसके जो बैच हैं वो 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप सभी जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी सीट फुल कराएं और अपनी जो 10th क्लास पास हैं वो सभी इसका आवेदन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। तो इसके लिए टीम के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, क्योंकि आपके लिए कितना मेहनत वो करती है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।